फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम लोग को देखना है। तो हम लोग बेसिकली पहले जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता कहाँ है। तो आप लोग भी पता होगा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है कहाँ पे, लीफ में। और लीफ के एनाटॉमी मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो लीफ के एनाटॉमी में हम लोग ने देखा था कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं और मेसोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेसोफिल सेल में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को जानना ये है कि मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, कल के मैंने क्लास में आप लोग को बताया था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, कौन से प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, वो चीज़ हमें देखना है। बस आप लोग क्या कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। और उसमें स्ट्रक्चर क्या क्या याद रखना है, पहला थाइलाकॉइड याद रखना है। ठीक है, थाइलाकॉइड, ग्राना याद रखना है आप लोग को। ठीक है ना, और स्ट्रोमा, लैमिली या लैमिला आप लोग को याद रखना है। बात समझ रहे हैं। अब आप थाइलाकॉइड का जो स्पेस होता है उसके अंदर, उसको हम लोग थाइलाकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बेसिकली इसका यूज़ फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस में, अपने हाथ में रखो उसको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को या लगा लो अपने यहाँ पे, नहीं गिर जाएगा। फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट्स हैं हम लोग ने देखा था कि CO2, H2O, ये मिल के क्या बनाते हैं, C6H12O6, ऑक्सीजन बनता है और फिर H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करना हो तो दोनों तरफ 6 कर देंगे, 6 नहीं करेंगे बल्कि ये वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये आपके 6 होंगे और ये आपका 6 होगा। ठीक है ना, तो बैलेंस है ना दोनों तरफ, देखो है कि नहीं। यहाँ 12 कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, और 12 ऑक्सीजन, कितना हो गया 24। तो यहाँ पे 6 हो गया, 12, 6 18 और 6 24 हो गया ना, 24 इधर 24 इधर, ये बैलेंस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो 2 स्टेप में होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। तो लाइट रिएक्शन है, लाइट नाम से ही समझ में आ रहा है कि लाइट रिएक्शन का मतलब यानी वो रिएक्शन जो कब हो, सनलाइट के प्रेजेंस में हो। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे डार्क रिएक्शन सनलाइट से रिलेटेड नहीं है या लाइट से कोई रिलेशन नहीं है इसमें, ये चीज याद रखिएगा। डार्क रिएक्शन क्या है, ये डार्क रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें लाइट का कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन बेसिकली आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे होता है, तो थाइलाकॉइड के अंदर होता है। कहाँ होता है, थाइलाकॉइड के अंदर होता है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। बात समझ में आ रही है। तो जो भी जैसे मान लो कि आप अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद किए होंगे, आपके पास, आप लोग को याद होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन का बना होता है क्लोरोप्लास्ट। और इसका जो ये पूरा स्पेस है ये स्ट्रोमा कहलाता है। ये पूरा जो स्पेस है स्ट्रोमा कहलाता है। और स्ट्रोमा में ही आपको ग्राना मिलेगा, थाइलाकॉइड मिलेगा और स्ट्रोमा लैमिली मिलेगा। ये सब आप लोग को मिलेगा। बात समझ रहे हैं। और इसी के अंदर आप लोग को क्या कहते हैं, DNA भी मिलेगा और राइबोसोम्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है,
और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। उसके पहले हम लोग एक चीज और जान लें, वो ये है C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही दिया था, इसलिए कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे C3 साइकिल क्यों कहा जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो उसको कैसे आप समझोगे, समझ लो इजी वे में कि जब CO2, चूंकि हम प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और वही CO2 फिक्स होता है ग्लूकोज में, ठीक है, और ग्लूकोज आगे चल के क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि CO2 जब प्लांट लेता है तो पहला कंपाउंड कौन सा बनता है, बात समझ रहे हैं। तो जो पहला कंपाउंड बनेगा CO2 के हेल्प से, वो कंपाउंड होता है 3 कार्बन कंपाउंड। बात समझ रहे हैं ना, 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 3PGA कहते हैं। क्या बोलते हैं, 3PGA, या आप 3PGA नहीं कह के आप ऐसे 3 कार्बन कंपाउंड बोलेंगे, PGA, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, क्या नाम है इसका, फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग इसे 3C के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया कि जब CO2 पहली बार प्लांट फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उस टाइम जो है पहला जो कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। समझ रहे हैं, इसीलिए उसे C3 साइकिल कहते हैं। समझ रहे हैं ना, C3 साइकिल। इसी तरह से हम लोग को आगे चल के पढ़ना है C4 साइकिल, कार्बन 4 साइकिल। तो वहां पे भी वही कंडीशन है कि जब CO2 फर्स्ट टाइम जो कंपाउंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए उसे C4 साइकिल कहते हैं। और उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वो अभी नहीं पढ़ना है, अभी फिलहाल C3 साइकिल पढ़ना है। बात समझ में आ रही है जी सर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, नहीं तो हम मिटा दें इसको। हाँ सर। चलिए अब आगे देखिए, एक चीज हम लोग जानेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और फिर डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दें सिर्फ समझने के लिए, तो ये आपका हो गया, ये सपोज दैट आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसमें मैं 2 स्टेप बनाता हूं। एक ये, इसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है, तो जब लाइट रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, थाइलाक्वाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सनलाइट। सनलाइट क्या होगा, यहां से पड़ेगा कहाँ पे, थाइलाक्वाइड के अंदर। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थाइलाक्वाइड के अंदर जो H2O है, समझ रहे हैं, H2O है, ये ब्रेक कर जाएगा। क्या होगा, टूट जाएंगे। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। बात समझ रहे हैं, ये सब कुछ थाइलाक्वाइड के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, थाइलाक्वाइड के अंदर। थाइलाक्वाइड के अंदर हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अब दूसरा चीज देखिए, अब इससे क्या निकलेगा, O2 बनेगा, यही आगे चल के O2 बना लेगा, और O2 जो है प्लांट से बाहर निकल जाएगा, लिफ्ट से O2। अब आगे देखिए क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये स्ट्रोमा, पूरा तो ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा रीजन है। अब स्ट्रोमा पूरा ये रीजन है। अब मैं कह रहा हूं कि स्ट्रोमा में क्या होगा,
तो वो चीज समझने की जरूरत है। तो जब लाइट रिएक्शन होता है थाइलाक्वाइड में, इसमें एक चीज और होता है, वो क्या है तो आपको पता होना चाहिए। एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बात समझ रहे हैं? ये एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट और इसका नाम है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों मिलेंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्या बनेगा तो दूसरा बनेगा यहीं पे NADP प्लस और ये बनाएगा NADPH प्लस HN। बात समझ में आ रही है? ये दो चीज बनेगा। कौन कौन सी चीज बन रहा है? NADPH प्लस H और एक ATP। तो अब हम लोग यहाँ पे लाइट रिएक्शन में लिख सकते हैं क्या क्या बन रहा है। एक ATP बन रहा है एंड NADPH प्लस HN। बात समझ में आ रहा है ना? ये दो चीज आपको बना किसमें? लाइट रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है भाई? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि CO2, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? CO2 क्या होगा, ये बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा जी? ग्लूकोज। ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज आगे चल के स्टार्च बनाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये CO2 जो है जिस प्रोसेस से बनाएगा उसका नाम है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये CO2 जब आगे चल के ग्लूकोज बनाएगा तो आपको याद रहना चाहिए ATP यूज होगा और NADPH यूज होगा। बात समझ रहे हैं? यानी लाइट रिएक्शन में जो ये बना था ATP और NADPH प्लस H, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है तो डार्क रिएक्शन में होने वाला है। बात समझ रहे हैं? डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को देने का काम ATP करता है और NADPH प्लस HN करता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये ATP जाएगा यहाँ पे, ये यूज हो जाएगा। तो यूज जब होगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, फिर लास्ट में वही ये बन जाएगा ये। बात समझ में आ रहा है? तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख दे तो और अच्छा रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन नहीं ना है जी? कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, ये NADPH एंड H ये यूज होगा, ये तो आगे चल के जब ये यूज होगा तो ये बन जाएगा NADP प्लस। बात समझ रहे हैं? यानी लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH प्लस H आयन यूज बनता है। डार्क रिएक्शन में यही चीज यूज हो जाता है ड्यूरिंग C3 साइकिल। बात समझ में आ रही है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर जो C3 साइकिल हो रहा है तो यहाँ पे यूज क्या क्या हो रहा है, तो NADPH प्लस H आयन यूज हो रहा है और ATP, ये दोनों यूज हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जब NADPH और H और ATP यूज हो रहा है तो जो C3 साइकिल जब चलता है, साइकिल का मतलब समझ रहे हैं, जो काम बार बार हो तो क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर C3 साइकिल एक बार राउंड लगाएगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मॉलिक्यूल इसका फिक्स होगा। ऐसा नहीं है
कि C3 साइकिल एक बार हुआ और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार C3 साइकिल मूव करेगा तो एक CO2 फिक्स होगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना C3 साइकिल चलेगा? 6 times. क्या बजी नींद आ रही है? 6 बार 6 टाइम होगा जी सर. C3 साइकिल 6 टाइम चलेगा, बात समझ रहे हैं? 6 बार चलेगा, कोई दिक्कत? 6 बार चलेगा तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाइड्रोजन में भी वो 12 टाइम्स चलेगा तब वहाँ पे 12 हाइड्रोजन. नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट मत रखो, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हो रहा है, तो ये H2O कहाँ जा रहा है? समझ रहे हैं ना, H2O तो ऑलरेडी है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि H2O ऑलरेडी प्लांट में है, क्योंकि प्लांट जो ले रहा है वाटर कहाँ से ले रहा है? कहाँ से ले रहा है भाई? सॉइल से ले रहा है, विद द हेल्प ऑफ रूट्स के हेल्प से ले रहा है वाटर ऑलरेडी प्लांट के बॉडी में अवेलेबल है, समझ रहे हैं ना। CO2 अवेलेबल नहीं है तो CO2 कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। तो जब एटमॉस्फेयर से लेगा तो उसका फिक्सेशन होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो प्लांट जो फिक्स करेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स करेगा, समझ रहे हैं। तो ये जब ग्लूकोज के फॉर्म में, हाँ बोलिए, कह रही है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स होगा। तो C3 साइकिल अगर 6 टाइम चलेंगे तब एक बार एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। आगे बात समझ में? और यहाँ पे देखिए लाइट रिएक्शन जब होता है, एक बार H2O ब्रेक करता है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, बात समझ में आ रही है। तो और उसके साथ साथ क्या बनता है? ATP बनता है, NADPH एंड H का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत? तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम? सर डार्क रिएक्शन में H2 वहाँ नहीं होता है. डार्क रिएक्शन में H2 वहाँ नहीं होता है. H2O नहीं रहेगा तो फिर ग्लूकोज बनेगा कैसे? सर इसमें तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकल रहा है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन. हाँ ठीक है। तो इसमें वो प्रोसेस नहीं होगा. तो एक्चुअली होता क्या है ना कि लाइट रिएक्शन में, याद थोड़ा सा ध्यान से समझो, लाइट रिएक्शन में जो है H2O ब्रेक होना है, ठीक है। H2O जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, बात समझ में आ रही है। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होता है ETS, ठीक है। ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, समझ में आ रही बात? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब इसमें चले जाएंगे तो यही बनाएगा ATP और NADPH प्लस H, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये जो ATP जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान नहीं बनेगा, ये आपको बनेगा, ये इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बनाएगा ये NADPH एंड H, ये जाके ETS में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये आगे चल के ना ये बनाएगा आपको ATP। क्योंकि आप लोग 11th में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फंक्शन करता है। तो एक्चुअली जो है एक NADPH होता है ना, जी सर. एक
ये 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रही है? एक NADPH NH जो है 3 एटीपी के फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। पहले के टाइम जो कॉन्सेप्ट था कि एक NADPH NH जो है 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग आया है कि एक NADPH जो है 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। न्यू रिसर्च, बात समझ में नहीं है ना। तो अब आपका जो क्वेश्चन है कि डार्क रिएक्शन में H2O इन्वॉल्व है कि नहीं, ये ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि CO2 का फिक्सेशन होता है, कैल्विन साइकिल होगी, C3 साइकिल जिसे बोलते हैं। तो जब C3 साइकिल आपको पढ़ाएंगे ना, क्योंकि C3 साइकिल भी पढ़ना है अलग से, तो C3 साइकिल में 3 स्टेप होता है, ठीक है। पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर रिजनरेशन होता है। ये तीनों का स्टेप पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि ग्लूकोज कैसे बना, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। वो जब हम लोग C3 साइकिल पढ़ेंगे तब। ये तो मैंने ऐसे आपको ओवरव्यू बताया है कि कैसे क्या होता है। क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज और समझिए कि अब एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होता है ना, तो इसमें 3 एटीपी यूज होता है। बात समझ रहे हैं? एक सिंगल CO2 अगर फिक्स होता है तो 3 एटीपी क्या कहते हैं यूज होता है। बात समझ में आ रही है? और दो जो है ना NADPH+ यूज होता है। आ रही बात समझ में? एक CO2 फिक्स होगा C3 साइकिल में तो 3 ATP और 2 NADPH यूज होता है NH2। अब इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करना चाहो कि एक ग्लूकोज बनाने में कितना 3 ATP यूज होगा, 18 यूज होगा, और NADPH 12, ठीक है। तो एक याद रखिएगा कि एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP और 2 NADPH एंड H यूज होता है। आगे बात समझ में? तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लेंगे, अब भी ज़्यादा बेहतर होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना, ये जो कैल्विन साइकिल है ना, साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन, ठीक है ना, याद रखना मेल्विन कैल्विन, ठीक है। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, आप देखोगे पेज नंबर 142 में लास्ट वाला पैराग्राफ में देखोगे ये क्या कह रहा है, लास्ट के 3-4 लाइन देखो कि एक्चुअली जो है कैसे पता चला कि जब CO2 फिक्स होता है प्लांट के अंदर तो 3 कार्बन कंपाउंड ही बनता है, यानी PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। कैसे पता चला? बात समझ में आ रही है? तो इसको मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने बहुत सारा वर्क आउट किया और वर्कआउट करके इन्होंने ये पता किया कि भाई पहला जो कंपाउंड बनता है 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं
और भी वो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहो या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहो। बुक में अगर आपको मिले 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। देखो यहाँ पे 3 क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा है? 3 कार्बन तो ऑलरेडी, ग्लिसरेट का मतलब ही होता है 3 कार्बन, लेकिन 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्यों लगा है बताइए। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कहीं भी कोई ग्रुप लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तो जब उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नाम लिखा जाता है उस कंपाउंड का, तो हम लोग कुछ देखते हैं उसमें, कार्बन कंपाउंड काउंट करते हैं, यहाँ तक कि फंक्शनल ग्रुप देखते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो 3-PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कहने का मतलब ये है कि कार्बन 3 है, इन 3 कार्बन के जो तीसरे नंबर का कार्बन है उस पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मैंने कहा कि 3-PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोग्लिसरेट है ना, तो 3 पोजीशन पे, यानी 1 2 3, समझ रहे हैं, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे वाले कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अगर 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 3-PGA। बात समझ रहे हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। आ रही बात समझ में? तभी ठीक नहीं है जी तुम्हारा? हाँ हाँ ठीक है ना? क्यों सर पकड़ रही हो? आगे बात समझे? तो इससे इसको मिटा देते हैं, हम मिटा दें इसको। जी सर। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए अभी। मैंने आप लोग को बताया था पहले भी कि सनलाइट के अंदर जो विबजियोर होता है उसमें ब्लू और रेड ऐसा वेवलेंथ है जहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स, वो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो जो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा जी, उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी। मैंने आप लोग को कहा था कि प्लांट क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ब्लू और रेड वेवलेंथ वाले रेज के अंदर, ठीक है ना, वो ज़्यादा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जब लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, 3C3 साइकिल या C4 साइकिल, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। C3 साइकिल, इसको हम लोग C3 पाथवे भी कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं। अब इस C3 पाथवे में क्या है, पहला जो कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है ना, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है। और वो कौन सा कंपाउंड है जी, PGA या 3PGA आप कह सकते हो, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आगे बात समझ में? अब देखो, एक होता है C4 साइकिल
ठीक है ना। C4 पाथवे, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन कंपाउंड जो बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। बात समझ में आ रही है? 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। और वो जो कार्बन कंपाउंड होगा उसका नाम होगा OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। और ये ग्लिसरिक एसिड, ग्लाइसेरिक एसिड। एसिड। आगे बात समझ में? जी सर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नो सर। तो C3 साइकिल और C4 साइकिल, कोई दिक्कत? अब आपको एक चीज और यहाँ बता देते हैं बहुत आसानी के लिए कि ये जो C4 पाथवे जो होता है, खास तौर से ये जो होता है वो मोनोकॉट प्लांट में ज्यादा होता है। मोनोकॉट प्लांट आप लोग जानते ही होंगे, वो प्लांट जिसके सीड जो है 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। तो जनरली जो होता है C4 साइकिल मोनोकॉट प्लांट में होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो C4 साइकिल होता है ना, तो मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट कंपाउंड होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन कंपाउंड होगा, और इसमें फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या होगा, 3 कार्बन कंपाउंड होगा। समझ रहे हैं ना? अब ये जो C4 साइकिल है जो मोनोकॉट प्लांट में होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज और कि C4 साइकिल होने के बाद ये आगे चल के C3 साइकिल भी करता है। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि C4 साइकिल जिस प्लांट में होता है ना, तो उसमें क्या है कि पहला कार्बन कंपाउंड बनेगा 4 कार्बन कंपाउंड। बात समझ रहे हैं? और ये आगे चल के C4 साइकिल C3 साइकिल में इंटर कर जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाने में, तो C3 साइकिल से ही होके गुजरना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि केवल C4 साइकिल हुआ और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना है? तो इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखिए आप। मिटा दे इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक चीज और, हम लोग जब समझते हैं फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो सिस्टम किसे बोलते हैं? ठीक है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटो सिस्टम 2 तरह का होता है। एक होता है PS1 और एक होता है PS2। बात समझ रहे हैं? PS2 में मैक्सिमम जो वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब करने वाला जो लाइट होता है वो 680 वेवलेंथ वाला होता है, इसलिए इसे P680 बोला जाता है। PS2 जो होता है वो 700 तक वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसे हम लोग P700 बोलते हैं।
ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है। फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। बात समझ रहे हैं? फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, मैक्सिमम 6 यानी 680 वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और PS1 700 वेवलेंथ तक के लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम कहते किसे हैं? बात समझ में आ रही है? फोटो सिस्टम कहते किसे हैं? तो इस चीज को आप एक ध्यान से समझिएगा। ये फोटो सिस्टम जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LHC है, ठीक है। LHC फोटो सिस्टम के अंदर ही ये LHC मौजूद है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, खास तौर से क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे कलर पिगमेंट्स, ये जो क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B है क्या, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हैं ना? क्या है? प्रोटीन है। ये जो मैं बता रहा हूं, जैसे क्लोरोफिल A या क्लोरोफिल B, ये क्या है? ये प्रोटीन है। समझ रहे हैं ना? क्या है? प्रोटीन है। और इसे ये पिगमेंट्स भी है। जो पिगमेंट्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कलर देता है, इसी वजह से कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लो सनलाइट आ रही है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, फोटो सिस्टम या LHC, वो क्या करता है कि जितने भी वेवलेंथ वाले लाइट आते हैं, 7 वेवलेंथ जो होता है, उन सभी के को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे हैं? लेकिन मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लू और रेड लाइट का होता है। बात समझ रहे हैं? तो जिस तरह से आप एंटीना का नाम सुना होगा, एंटीना का नाम क्या, एंटीना क्या करता है, कोई सिग्नल को रिसीव करता है, जो भी सैटेलाइट से सिग्नल आता है उसको क्या करता है, वो रिसीव करता है। तो रिसीव करने के लिए आप पहले के टाइम में देखे होंगे आप कि बड़ा सा इस तरह से निकला रहता था, वो डंडे की तरह, स्टिक की तरह इधर, और वो इस तरह से रहता था। अभी के टाइम में क्या है, आप देखेंगे डिश एंटीना है, डिश एंटीना है ना, तो आप देखते होंगे कि ये ऐसे सर्कुलर होता है। तो ये सर्कुलर क्यों दिया है, बड़ा सा क्यों दिया है? बड़े बड़े जगहों पर जाइएगा तो डिश एंटीना बहुत बड़ा होता है, उसका छतरी जो है बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है सर? वो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा वो सैटेलाइट, हाँ, यानी ज्यादा, जैसे मान लो कि अगर आप पूरे बदन में, पूरे बॉडी में अगर हवा लेना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हवा जब बह रही हो तो आप पूरे हाथों को फैलाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एयर क्या होगा, आपकी बॉडी से क्या करेंगे, वो फोर्स लगाएंगे, मतलब प्रेशर बनाएंगे। तो एंटीना के अंदर भी वही कंडीशन है कि वो जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उतने ज़्यादा वेवलेंथ को क्या करेगा, अपने पास स्टोर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से प्लांट के अंदर है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। समझ रहे हैं? तो ये दोनों
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ये क्या करते हैं कि जितने भी सनलाइट का वेवलेंथ आता है उन सभी को क्या करना चाहते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये एब्जॉर्ब जब करते हैं तो मैंने आपको लाइट रिएक्शन में मैंने क्या बताया, लाइट रिएक्शन में कि H2O जो है ब्रेक होता है, होता है ना जी, दो प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बने और साथ में क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, तुरंत का पैदा हुआ हो, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो अब यहाँ पे H2O को ब्रेक करने के लिए, ये H2O को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं ना? केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई? केमिकल एनर्जी को। तो अब ये केमिकल एनर्जी को जब जरूरत पड़ेगी तो लाइट जो है, सनलाइट अपना सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज करवाता है, यानी ये आपका सोलर एनर्जी देगा और यही सोलर एनर्जी H2O को क्या करता है, ब्रेक करता है। समझ रहे हैं ना? ब्रेक कहो या स्प्लिटिंग कहो, स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ना या ब्रेक करना। H2O को स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करेगा तो सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जी सर। समझ में नहीं है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि फोटो सिस्टम PS1 और PS2 दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा फोटो सिस्टम है क्या? क्या है? इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या है? कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो PS1 जो है मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकता है? 700 वेवलेंथ। तो P700 लिखा गया। PS2 कितना कर सकता है, इसका लिमिट कितना है? मैक्सिमम 680 तक एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो PS1 एंड PS2। तो बड़ा तो वही हुआ ना PS1। हाँ, बड़ा तो ये है, बड़ा कहने का मतलब है ज्यादा वेवलेंथ वही एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कम कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका फोटो सिस्टम है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नोट करा दूं। कह रहा है कि the LH are made up of 100 of pigments molecule bound to protein, ठीक है। यानी LHC के अंदर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग कह रहा है कि 100 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं। समझ रहे हैं ना? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग क्या होता है, 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कलर पिगमेंट्स कह सकते हो, ठीक है ना, या पिगमेंट्स मॉलिक्यूल कह सकते हो। 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हो गया? अब चलिए रिएक्शन सेंटर समझ लेते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर क्या होता है इसको जान ले। देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा कि मोर देन 100 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के। बात समझ रहे हैं ना? प्रोटीन के 100 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। और सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, बाइंड होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो इससे बाइंड नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं? इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मोर देन, इसका मतलब क्या होता है, मोर देन, हाँ,
साइन का मतलब मोर देन 100 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्लोरोफिल ए जो है ना बाइंड नहीं रहता है, यानी फ्री कंडीशन में रहता है। किस में रहता है? फ्री फ्री कंडीशन में रहता है। बात समझ रहे हैं? अब इसी फ्री कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। यानी क्लोरोफिल ए जो है क्या है? रिएक्शन सेंटर है। बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम ऐसे ड्रॉ करके बताना चाहें तो आप डिश एंटीना देखे होंगे, तो डिश एंटीने में आप देखा होगा कि इस तरह से एक बड़ा सा एंटीना होता है और बीच में एक सेंटर होता है, देखे होंगे आप, गड्ढा होता है और वहां से एक ऐसे निकल के LNB उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा इधर उधर होगा, सिग्नल, हाँ माइक के जैसा वो सिग्नल नहीं देगा, LNB उसको बोलते हैं। तो ये सेंटर को मान लो कि रिएक्शन सेंटर हो गया। क्या हो गया भाई? रिएक्शन सेंटर। सेंटर, यानी जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? क्लोरोफिल ए कह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और बाकी ये जितने सारे ये जगह हैं, ये सब जगह जो है ये आपका क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के कलर, ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं। ये मोर देन 100 है ना, वो यहाँ पे ये चारों तरफ मौजूद है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्या हम करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और सब लाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेंगे? एनर्जी सेंटर में। जिस तरह से वो करता है, एंटीना करता है, डिश एंटीना, वो सब वेवलेंथ को क्या करता है? एक सेंटर में ला देता है और वहीं से माइक के जैसा जो होता है LNB, वो सिग्नल रिसीव करता है। थोड़ा सा इधर उधर होता है ना तो टीवी वगैरह नहीं चलता है, देखें आप लोग। तो वही चीज़ है कि ये पूरा जो एरिया जो है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये सब क्या करता है? मोर देन 100 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेगा और किसको भेज देगा? सेंटर को, रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? जी। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरे एरिया को एंटीना भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे? एंटीना कहेंगे, कोई दिक्कत? एंटीना कहो या एंटीनी कहो, कोई चीज नहीं है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीनी, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या समझा? रिएक्शन सेंटर समझा, फोटो सिस्टम समझा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझा, LHC या एंटीनी, ठीक है। और रिएक्शन सेंटर समझा हम लोग ने कि रिएक्शन सेंटर क्या है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यही रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम, समझ रहे हैं ना? ये रिएक्शन सेंटर कहो या फोटो सिस्टम कहो। तो एक रिएक्शन सेंटर PS1, एक रिएक्शन सेंटर PS2। यहाँ पे रिएक्शन वहाँ पे होगा, रिएक्शन सेंटर में वहाँ पे रिएक्शन होगा, तभी तो फोटो सिस्टम बनेगा। रिएक्शन सेंटर को ही फोटो सिस्टम कहा जा रहा है। रिएक्शन सेंटर को ही फोटो सिस्टम कहा जा रहा है, समझ रहे हैं ना? रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम, यानी मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये P700 या P680 तक जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है एब्जॉर्ब करने में, LHC या एंटीनी, समझ रहे हैं ना? तो रिएक्शन सेंटर या फोटो सिस्टम दोनों चीज सेम है, लेकिन फोटो सिस्टम या रिएक्शन सेंटर दो प्रकार के हैं, एक P700 और एक P680, PS1 कहो या PS2 कहो, ठीक है। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर देख लो बुक में, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।
प्लांट के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये सारे पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं और ये सब क्या करते हैं, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं जो भी सनलाइट के अलग अलग वेवलेंथ आते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो रोल होता है वो किसका होता है, क्लोरोफिल ए का होता है। आगे बात समझ में, आगे बढ़े हम लोग, जी सर। इसको मिटा दे। अब चलिए यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दें, उसको भी समझ लो। ये PS1 जो है दो जगह पाया जाता है, याद रखिएगा। PS1 जो है दो जगह पाया जाता है, एक थाइलाकॉइड ग्राना के अंदर, ठीक है ना, ग्राना थाइलाकॉइड, बात समझ में आ रहा है। जी सर। कहाँ, ग्राना थैला। ग्राना के थाइलाकॉइड के अंदर, और दूसरा स्ट्रोमा लैमेली में, ठीक है ना, दो जगह पाया जाता है। PS2 जो है केवल एक ही जगह पाया जाता है, ग्राना थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। दोनों मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। PS1 हो या PS2 हो, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रोमा लैमेली में और ग्राना थाइलाकॉइड में PS1, PS2 जो है केवल ग्राना थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको भी लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चीज और जान लेते हैं। स्ट्रोमा लैमेली में मैंने बताया कि PS1 होता है, लेकिन इसमें PS2 नहीं होता है। स्ट्रोमा लैमेली में PS2 नहीं होता है, तो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर एक चीज नहीं पाया जाता है, वो याद रखिएगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ये चीज नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, ठीक है ना। एच नहीं होगा, बस NADP होगा। ये एंजाइम है, देखो जो हम लोग अभी पढ़े थोड़ा देर पहले कि NADP, ठीक है ना,
ये जब प्रोसेस करता है तो क्या बनाता है, NADPH H आयन, ये बनाता है, ठीक है ना। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम का होना जरूरी है। यही एंजाइम जो है NADP प्लस को NADPH प्लस H आयन में कन्वर्ट करेगा, समझ रहे हैं ना। यानी NADP रिडक्टेज एंजाइम ये वाला रिएक्शन कराएगा, ठीक है। NADP प्लस H आयन को क्या कराएगा, इसमें कन्वर्ट करेगा, NADPH प्लस H आयन, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा लेमिली में एब्सेंट होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?